मेरे ऑफिस का सारा स्टाफ अपने घर जा चुका था, लेकिन मैं अभी भी ऑफिस में बैठा हुआ था। तकरीबन मैं रोज ही ऐसा करता हूँ। क्या करूँगा घर जाकर? आखिर घर जाने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वैसे मेरी पत्नी मेघना और बेटा राहुल बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा बुझा हुआ मन अब किसी भी बात में कोई खुशी महसूस नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अब पूरी उम्र मेरी यह बेरुखी खत्म नहीं होगी। मेरा जीवन उस काली अंधकार भरी रात की तरह हो गया है, जिसकी शायद ही कभी सुबह होगी। क्या कहा तुमने? तुम्हें पब्लिक स्कूल में जाना है? सरकारी स्कूल में जाने से तुम्हारी इज्जत में कमी आती है? मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है जो तुम्हें महंगे स्कूल में पढ़ने भेज दूँ। और फिर पढ़ाई तो सभी स्कूलों में एक जैसी होती है। फिर मेरे पिताजी का एक जोरदार थप्पड़ मेरे गालों पर अपनी छाप छोड़ गया था। मेरी माँ मेरी वेदना समझती थी, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर के सारे निर्णय तो पिताजी ही लिया करते थे। फिर मैं चुपचाप अपना बस्ता संभाले सरकारी स्कूल की ओर चला गया था, जबकि मेरे दो जिगरी दोस्त अजीत और विनोद रोज प्राइवेट स्कूल की ओर जाते हुए मेरा मजाक बनाया करते थे। तब टूट कर रह जाता था मैं। बार बार मैं यही सोचता था कि अच्छा खासा व्यवसाय है पिताजी का और उस पर ढेर सारी पुश्तैनी जमीन, लेकिन फिर भी इतनी कंजूसी। जबकि अजीत और विनोद दोनों के पिताजी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। इधर मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया और उधर मेरे पिताजी का तानाशाही स्वभाव मेरे मन और मेरी खुशियों पर निरंतर प्रहार करता रहा। मैं अंतर्मुखी स्वभाव के कारण मैं लोगों से कम ही घुल मिल पाता था। स्कूल खत्म होने के बाद अच्छे कॉलेज में तो मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन मैं चाहकर भी लड़कियों से दोस्ती नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी ढीली ड्रेसिंग सेंस, उस पर तेल से भरे हुए बाल, आखिर पर्सनैलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। मेरी उम्र के सारे लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैंटीन में बैठकर गर्मा गर्म कॉफ़ी का मजा लेते, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी लड़की मुझे घास जो नहीं डालती थी। कॉफ़ी डेट के नाम पर मिली असफलता ने मुझे बहुत मायूस किया। यहाँ तक कि मेरे दोनों दोस्तों अजीत और विनोद के पास मोटरसाइकिल थी, जिस पर वह अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाकर घुमा करते थे, लेकिन हमारी किस्मत तो यहाँ पर भी दगा दे गई। क्या कहा? मोटरसाइकिल पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ बन जाओ, तब जाकर अपने शौक पूरे करना। लोकल बस का पूरे महीने का पास बनता है, जो कि किफ़ायती भी है। इसलिए साहबजादे, मोटरसाइकिल की सवारी से बेहतर है कि लोकल बस में सफ़र किया जाए। इससे एक और पैसे भी बचेंगे और धुएँ का प्रदूषण भी नहीं होगा। पिताजी की इन बातों ने मेरे भीतर उठ रही इश्क की ज्वाला पर पानी फेर दिया था। तभी अचानक मेरी सोच पर विराम लगा, क्योंकि मेरा चपरासी मेरे सामने चाय और बिस्किट रख कर चला गया था। इधर मैं चाय पीता गया तो उधर बीती बातें फिर से मेरे मन के दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। यार रवि, लड़कियों को अगर कॉफ़ी डेट पर ले जाना है तो पॉकेट में माल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर पास में ढेर सारे पैसे न हो तो कोई भी लड़की नहीं पटेगी। अपने दोस्त अजीत की यह बात सुनकर मेरे इश्क का भूत रफू चक्कर हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि पिताजी मेरी पॉकेट मनी किसी भी हाल में नहीं बढ़ाने वाले। यहाँ तो किसी तरह से महीने भर का खर्चा ही मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में कैफ़े का महंगा बिल मैं भला कहाँ से अफोर्ड कर सकता था। इस तरह किसी लड़की को कॉफ़ी डेट पर ले जाने की मेरी तमन्ना अधूरी ही रह गई। फिर मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ और एक दो जगह इंटरव्यू देते ही बात बन गई और मुझे एक सरकारी डिपार्टमेंट में अच्छी नौकरी मिल गई। तब लगा शायद मैं अब अपने अधूरे अरमान पूरे कर सकता हूँ, लेकिन तब भी पिताजी ने अपनी तानाशाही बरकरार रखी और अपने परम मित्र की बेटी मेघना को मेरे लिए पसंद कर लिया। क्या मैं सारी ज़िंदगी पिताजी के हिसाब से ही चलता रहूँगा? कि क्या मेरी मर्ज़ी कोई मायने नहीं रखती? कम से कम अब तो मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। मेरा गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। तेरे मन की बात मैं जानती हूँ, लेकिन तेरे पिताजी तेरे दुश्मन तो नहीं है ना? उन्होंने मेघना को तेरे लिए कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। और फिर हमारी बिरादरी में तो अभी भी माता-पिता ही अपने घर की दुल्हन ढूँढ कर लाते हैं। माँ की इन बातों ने मेरे ज़ख्मों पर मरहम अवश्य लगाया था, लेकिन मेरे मन में अब कुछ भी नहीं बचा था। एक टूटे पत्ते की भाँति रह गया था मैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पिताजी के हाथों की कठपुतली था। फिर मेरी मेघना के साथ शादी हो गई थी। मैंने तो गुस्से में आकर अजीत और विनोद को भी अपनी शादी में नहीं बुलाया था, जबकि मेरे पिताजी ने अपने सारे दोस्त को मेरी शादी में बुलाया था। आज वे बहुत खुश थे। आखिर आज उनकी तानाशाही की जीत जो हुई थी। बस यही सब सोचकर मेरा मन भर आया था। बहुत बड़ा आयोजन था मेरी शादी का। स्टेज पर सब लोग मुझे ढेर सारे उपहार देते थे, लेकिन मैं मन ही मन उबल रहा था, क्योंकि मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ जो हो रही थी। मेघना देखने में ठीक-ठाक थी, लेकिन मेरे मन के मुताबिक नहीं थी। मैं अपने दोस्त अजीत की तरह लव मैरिज करना चाहता था, लेकिन मेरे
बाबूजी इसके फेवर में नहीं थे। मुझे याद है जब मैं मेघना के साथ अजीत की शादी में गया था, कितना खुश था अजीत। आखिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड सीमा से तो शादी की थी। सच में कितना लकी था अजीत, जिसकी पसंद को उसके पिताजी ने दिल से स्वीकार किया था, जबकि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया था। अजीत ने जिसके साथ कॉलेज में टाइम स्पेंड किया, उसी के साथ फिर साथ फेरे लिए। वाकई अजीत को कितना अच्छा लगता होगा सीमा को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर। अगर आपको अपना जीवन साथी समान सोच का मिले तो जिंदगी बेहद आसान हो जाती है। काश मेरे पिताजी भी स्वतंत्र ख्याल के होते तो आज मेरी जिंदगी ऐसी न होती। उसके बाद मेरी अजीत से कभी मुलाकात नहीं हुई। सच कहूँ तो मैंने ही उसका फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। आखिर कब तक मैं अपनी नाकामयाबी दूसरों को दिखाकर खुद को कमतर साबित करता रहता। अब तो जैसे मेरी कुछ भी करने की शक्ति ही समाप्त हो चुकी है। वैसे मेरी पत्नी मेघना बहुत समझदार है, जो घर को बहुत अच्छे से संभालती है। मेरा बेटा राहुल भी पढ़ने में बहुत होशियार है। आज मेरे पास सब कुछ है, बढ़िया घर, बड़ी सी गाड़ी, समझदार पत्नी, प्यारा बेटा, बस नहीं है तो जीवन के प्रति कोई उत्साह। शुरू-शुरू में मेघना को मेरा यह स्वभाव अखरता था, लेकिन फिर उसने बीते समय के साथ अपने आप को ढाल लिया था, क्योंकि अब इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। रात गहरी होने लगी थी। मैं कभी-कभी तो ऑफिस में ही डिनर कर लिया करता हूँ। शुरू में तो मेघना ने डिनर पर मेरा वेट किया, लेकिन अब वह भी खाना खाकर सो जाती है और मेरा खाना किचन में रख देती है। मेरा अगर मन करता है तो खाना गर्म करके खा लेता हूँ, वरना फ्रिज में रख देता हूँ। और फिर मेघना को तो सुबह राहुल के लिए जल्दी उठना ही पड़ता है। तो वैसे भी जिस रिश्ते को सिर्फ निभाने की कवायद हो, वहाँ इस तरह की बातें बहुत आम है। सर, आप ऑफिस में ही डिनर करेंगे या घर जाकर खाएंगे? अपने चपरासी की यह बात सुनकर मैं अतीत से वर्तमान में लौट आया था। तुम ऐसा करो, ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोल दो, मैं आज घर जाकर ही खाऊंगा। इतना कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। जैसे ही मैं बाहर आया, वैसे ही एक परिचित आवाज ने मेरे बढ़ते कदमों को रोक दिया। यार रवि, कैसा है तू? सामने बाइक पर मेरा पुराना दोस्त अजीत बैठा हुआ था। सब ठीक है, मैं बुझे हुए स्वर में बोला था। कितनी बार तुझको फोन मिलाया, लेकिन तू कॉल ही रिसीव नहीं करता था। अजीत के स्वर में शिकायत थी। सॉरी यार, बस कभी कभी काम में बहुत बिजी हो जाता हूँ, मैं अपनी सफाई में बोला। यार ऐसा भी क्या काम, कम से कम अपने यारों से तो मिलने का टाइम निकालना ही चाहिए। अजीत हंसते हुए बोला, चल मेरे घर चल, आज दोनों भाई मिलकर धमाल करेंगे। अजीत अपने पुराने अंदाज में आते हुए बोला, नहीं यार, फिर कभी मिलता हो। मैं उसे टालने के इरादे से बोला, नहीं, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। मुश्किल से तो तू मेरे हाथ लगा है, आज तो तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं समझ चुका था कि अब अजीत मुझे छोड़ने वाला नहीं है, और फिर सच कहूँ तो मैं खुद भी उससे मिलकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता था। वैसे भी आज मैं उससे बहुत समय बाद मिल रहा था। फिर मैंने अपने ड्राइवर को मेरे पीछे आने का आदेश दिया और खुद अजीत की बाइक पर जाकर बैठ गया। इधर अजीत की मोटरसाइकिल ने रफ्तार पकड़ी तो उधर मेरा मन फिर से अशांत होने लगा। न चाहते हुए भी मेरा अतीत मेरे वर्तमान पर भारी पड़ने लगा था। वह कॉलेज के बीते हुए दिन, कैंटीन की चाय और एक ही ब्रेड पकौड़े से सभी दोस्तों का शेयर करना, कितनी खट्टी मीठी यादें अचानक ही मेरे मस्तिष्क में उभरने लगी थी। अजीत और विनोद के साथ कभी कभी क्लास बंक करके पिक्चर देखना, और फिर एक ही बाइक पर तीनों दोस्तों का बैठकर घर वापस आना, रास्ते में रुककर रोड साइड बन रही गर्मा गर्म समोसे का मजा लेना। क्या सोच रहा है तू? अजीत ने मुझे पूछा तो मैं जवाब में धीरे से हंस दिया। अगली बार जब हम दोनों मिलेंगे तब विनोद को भी बुला लेंगे। अजीत बाइक चलाते हुए बोला, तो आज उसे भी बुला लेते हैं? न चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया, नहीं यार, मैं उसे बुला तो लेता, लेकिन उसकी आजकल नाइट शिफ्ट भी चल रही है। अजीत बाइक रोकते हुए बोला, आजकल बढ़ती महंगाई के कारण उसे डबल शिफ्ट करनी पड़ती है। सच कहूँ यार, बहुत अच्छा लग रहा है तेरी तरक्की देखकर। काश हमने भी तेरी तरह अपने करियर पर ध्यान दिया होता, तो आज हमारे पास भी इस बाइक की तरह अपनी बड़ी सी गाड़ी होती। अजीत के मुंह से यह सब सुनकर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं रिएक्ट करूँ तो कैसे। फिर मैं अजीत के साथ उसके घर चला गया था। उस समय उसके घर की जो हालत थी, उसे देखकर मेरा मन अजीब सा हो गया। उसके दोनों बच्चे स्कूल स्कूल ड्रेस में ही टीवी देख रहे थे, और अजीत के घर की फुल टाइम मेड मजे से फोन पर किसी से बातें कर रही थी। क्या हुआ कमला, घर की हालत इतनी खराब क्यों है, और इन दोनों ने स्कूल ड्रेस क्यों नहीं चेंज किया है? अजीत गुस्से से बोल पड़ा। अजीत को सामने देखकर कमला भी डर गई और बोली, साहब आजकल यह दोनों बहुत जिद्दी हो गए हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं कुछ भी कहती हूँ तो यह लोग पलट कर जवाब देते हैं। फिर
उसके दोनों बच्चे चुपचाप अंदर चले गए थे और कमला बिखरा हुआ घर ठीक करने लगी थी। अब इसे छोड़ो, बाद में ठीक कर लेना। तुम ऐसा करो कि थोड़े से पकौड़े और गर्मा गर्म चाय बना दो। साहब, बेसन तो खत्म है और तेल भी थोड़ा ही है। मैंने मैडम को बोला था सामान लाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब से कहना। सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैं ही हूँ ना, बाहर कमाने भी जाऊँ और घर का भी देखूँ। सीमा ने मुझे पागल समझ रखा है। यार, सच में तू अक्लमंद निकला जो इन प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि इससे खुशी से ज़्यादा गम मिलते हैं। सीमा मुझे कितनी बार कहती है कि कम से कम एक सफाई वाली बाई का ही इंतजाम कर दो, लेकिन मैं ही चुप लगा जाता हूँ। आखिर एक बंदे की आमदनी में 2 हाउस हेल्पर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। फिर कमला हमारे पास आई और चाय की ट्रे रखकर चली गई। चाय पीने के साथ-साथ हमारी बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। सीमा को तो दिन-रात क्लब और किटी पार्टी में ही जाना याद रहता है। घर में क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता। वैसे यार, प्यार और आकर्षण में बहुत फ़र्क होता है। जहाँ एक ओर प्यार में अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश निरंतर जारी रहती है, वहाँ दूसरी ओर आकर्षण सिर्फ़ और सिर्फ़ छलावा होता है। तभी तो आकर्षण की बुनियाद पर टिके संबंध मजबूत नहीं होते हैं। सच कहूँ तो मेरे मन में कितनी बार आया कि मैं सीमा को तलाक दे दूँ, लेकिन फिर यही सोचकर चुप रह गया कि कम से कम अभी हम सब लोग साथ में तो रह रहे हैं, लेकिन तलाक के बाद तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर और शुरू हो जाएंगे। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं केस लड़ने में अपनी सारी आमदनी खर्च कर दूँ। अब भी कमला के सहारे घर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बच्चे आज डिनर में पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए भी ऑर्डर कर दूँ? अजीत ने मुझसे पूछा तो मैं ना बोलकर बाहर निकल आया। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चल दिया था। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पिताजी बिल्कुल सही थे, जबकि मैं उन्हें हमेशा गलत समझता रहा। मेरे पिताजी कठोर ज़रूर थे, लेकिन उनकी कठोरता में भी मेरा हित छुपा हुआ था। उनकी सोच पुरानी ज़रूर थी, लेकिन आज के समय के हिसाब से भी सटीक थी। उनके आदर्श मौजूदा परिपाटी में भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज मेरे पास धुआं उड़ाती मोटरसाइकिल की जगह अपनी 4 पहियों वाली गाड़ी है और मेघना का सच्चा प्यार मेरे साथ है। तभी मैंने अचानक कुछ सोचा और ऑनलाइन जाकर लेटेस्ट पिक्चर की 2 टिकट खरीद ली और उनका स्क्रीनशॉट मैंने अपने फैमिली ग्रुप पर सेंड कर दिया। कुछ देर तक तो कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मेरे बेटे राहुल का मैसेज आया, क्या पापा आपने यह पिक्चर की 2 टिकट खरीदी है? हाँ, मैं और तेरी मम्मी आज कॉफ़ी डेट पर जा रहे हैं। बढ़िया पिक्चर के साथ गरमा गरम कॉफ़ी, सच में मज़ा आ जाएगा। लेकिन पापा मम्मी तो खाना खा चुकी हैं। राहुल का अगला मैसेज आया, तो क्या हुआ? कॉफ़ी तो खाना खाने के बाद भी पी जा सकती है। मैं रास्ते में सिनेमा हॉल पर उतर जाऊंगा और ड्राइवर मम्मी को लेकर आ जाएगा। इतना मैसेज करके मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं और मेघना एक बढ़िया रोमांटिक पिक्चर का मज़ा ले रहे थे। मेघना को कॉफ़ी देते वक्त जब मेरे हाथ अचानक उसकी उंगलियों से छू गया तो ऐसा ऐसा लगा मानो मेरे भीतर एक करंट सा दौड़ गया हो। प्रेम की ऐसी अनोखी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। इश्क की तरफ किसे कहते हैं, इसका एहसास मुझे आज हो रहा था। दोस्तों, आपकी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब